हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे पिछले। बस अब हम लोग अपने अंतिम लेक्चर्स पे चल रहे हैं जनरेशन के। मैंने आपको बताया था पावर सिस्टम 4 भाग में, 4 पार्टीशंस में, 4 पार्ट में पूरा तोड़ के हम लोग पढ़ सकते हैं। पावर सिस्टम, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। तो जो जनरेशन का पार्ट है, अब धीरे धीरे हम लोग अपने लास्ट 1-2 लेक्चर रह गए हैं, उसमें एंड अप होने वाला है। तो ऐसे हम लोग जनरेशन ख़त्म करके ट्रांसमिशन पे जाएंगे और ट्रांसमिशन ख़त्म करके जाएंगे हम किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग करेंगे यूटिलाइजेशन। खैर, अभी आप एक चीज़ देखिए, आज मैं जो लेक्चर करने जा रहा हूँ उससे पहले का थोड़ा सा रिकैप हम लोग बात कर लेते हैं। रिकैप की बात हम लोग करते हैं। रिकैप में एक चीज़ समझिए। अच्छा, एक बात तो है, आप लोग बताते नहीं हो पिछले लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और आप लोग एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसको, हाँ या ना, कुछ भी हो जवाब दिया तो करिए, अच्छा लगता है। कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, कुछ लोगों के कमेंट आते हैं, तो आई फील गुड कि मतलब हाँ एटलीस्ट आप रिप्लाई कर रहे हो, मतलब चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो एटलीस्ट, बट आप लोग रिप्लाई करिए, वो लगेगा कि हाँ भाई सामने वाला मतलब रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्रेस्ट क्लासेस के, क्रेस्ट फोरम के ऑनलाइन वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम पिछले लेक्चर्स में क्या क्या कर लिए थे। एक क्विक रिवीजन में बता देता हूँ। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने लोड कर्व बनाने सीखे थे कि किस तरीके से लोड कर्व बनता है, और उस लोड कर्व बनाने के पीछे क्या क्या हम लोग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से वो लोड कर्व को बनाया जाता है, वो भी हम लोगों ने बात की थी। फिर हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से लोड कर्व से जुड़ा हुआ कुछ अनुपात होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, लोड फैक्टर की हम लोगों ने बात की थी, और उससे जुड़ा हुआ हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी देखा था। अब एक चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि ये जो लोड फैक्टर है, ये जो अनुपात हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कुछ और भी अनुपात होते हैं जो हम इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। ये जो अनुपात होते हैं, ये जो रेशियोज होते हैं, ये किस काम के हैं। देखिए, यूँ तो समझने को समझा जा सकता है कि ये अपने आप में मात्र एक रेशियो है, इसे रटना है और इसे पेपर में जाके टिक मार देना है। एक बात तो समझ लीजिए कि अगर पावर सिस्टम की अगर हम बात करें तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे TG2 पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे AE पॉइंट ऑफ व्यू हो, ये जो रेशियोज हैं इनके फॉर्मूले तो आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने हर पेपर में देखे हैं, मतलब हर लेवल पे फॉर्मूलेज तो आपने याद रखने ही रखने हैं। अब अंतर पड़ता है कि जेई और AE के लिए इनके न्यूमेरिकल भी आते हैं, जबकि TG2 के लिए केवल और केवल फॉर्मूले तक ही बात सीमित रह जाती है। तो अब आप एक चीज़ को समझिए कि आपको फॉर्मूला मैंने लिखवा देना है, ठीक है साहब, तो वो कोई नई बात थोड़ी है। फॉर्मूला तो हर बुक में लिखा हुआ है, तो आप तो लिखने को तो वहाँ से भी लिख सकते हो। मैंने आपको कल भी कहा था, इन सब फॉर्मूलों से आपको कुछ बातें खींच के निकालनी है। ये फॉर्मूलों से आपको खुद को रिलेट करना है कि यार ये फॉर्मूले मात्र एक फॉर्मूले नहीं है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये मात्र एक फॉर्मूले नहीं है, ये बहुत कॉमनली आप लोग इससे डील करते हो। जो लोग इस सेक्टर में जॉब करते हैं, जैसे जो लोग जनरेशन के सेक्टर में जॉब कर रहे हो, वो लोग डील करते हैं। आप फ्यूचर जेई बनोगे जनरेशन वगैरह में, तो आप डील करोगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी लोड फैक्टर लिखा हुआ आता है। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके ऊपर, आपकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि मात्र आपको ये फॉर्मूले लेके चलने हैं तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। मैं कोई अलग स्पेशल नहीं लिखवाने वाला हूँ, बट मैं जो यहाँ स्पेशल बताऊँगा वो आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको उन फॉर्मूलों में से कुछ बातें खींच के निकाल देनी है, और वो खींच के निकाल के उन बातों का जो निचोड़ निकलेगा, जो रस निकलेगा, वही आपने पी जाना है। ठीक है, तो ये बात आप समझिए। अब आपके स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूले फ्लैश हो रहे होंगे, जैसे लोड फैक्टर। मैं आपकी बात करूं, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोड फैक्टर हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो लोड फैक्टर मैंने आपको बताया ही था कि लोड फैक्टर क्या है, एवरेज पावर अपॉन मैक्सिमम पावर, एवरेज पावर अपॉन मैक्सिमम पावर। अगर आप देखें
तो वहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। देखिए डिमांड का मतलब वही होता है पावर, डिमांड क्योंकि लोड होती है और लोड क्या होती है, पावर होती है। तो लोड फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो लोड फैक्टर क्या हुआ, लोड फैक्टर कहीं ना कहीं एवरेज पावर अपॉन एवरेज क्या हो गया, मैक्सिमम पावर हो गया। अब आप एक चीज समझिए, कहने के लिए ये एकमात्र फॉर्मूला है। अब हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं उस बात को समझते हैं। पिछले लेक्चर्स में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि लोड कर्व कैसे बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग लोड फैक्टर का हम लोग क्या कहते हैं, लोड फैक्टर का क्या फॉर्मूला था, और इसमें हम देखेंगे, इस लेक्चर में पूरे देखेंगे कि ऐसे और भी कई अनुपात होते हैं, वो क्या क्या होते हैं और उनसे क्या बातें हम लोगों को लेके आगे जानी है। लोड फैक्टर की बात करें तो ये फॉर्मूला बनता है पी एवरेज अपॉन पी मैक्सिमम। ठीक है साहब, सवाल क्या आता है पेपर में वो बात मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ऐसी दूसरा एक अनुपात है, एक रेशियो है डाइवर्सिटी फैक्टर। देखिए लोड फैक्टर को भार गुणांक भी कहते हैं, तो जिसकी हिंदी मेरे को क्लियर रहती है वो मैं तो लिख दिया हूं, अदरवाइज मैं आपको बता दूं ये चीज़ मैं आप लोगों को, मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा जो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में फंस के ना खुद को कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स, आप लोग चाहे हिंदी बैकग्राउंड से हो चाहे इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, बट फिर भी मैं आपसे हमेशा इस बात को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इंग्लिश में चीज़ों को सीखने की कोशिश हमेशा किया करें, मतलब हिंदी बैकग्राउंड वालों को खास कर ऑब्वियसली, क्योंकि इंग्लिश वाले तो फिर वो सीखते ही हैं। देखो मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने इतने पेपर सॉल्व किए हुए हैं, इतने पेपर सॉल्व किए हुए हैं, और मैंने 70 से 80% पेपरों तक में भी ये चीज़ देखी है। जैसे ये लोड फैक्टर हुआ, कहने के लिए तो इसे भार गुणांक भी कह सकते हैं। मैं 2 मिनट का टाइम इसमें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में फंस के खुद को खराब करते हैं, चीज़ों को और उलझा देते हैं। तो मैंने इतने कई पेपर सॉल्व करके देखे हैं और मैंने हर उस पेपर में नोट किया है, ये जैसे लोड फैक्टर है, इसको कहते तो भार गुणांक है, पर पता है क्वेश्चन पेपर में कोई कंपलसरी नहीं है कि वो लोड फैक्टर को हिंदी में भी भार गुणांक दे, वो हिंदी में भी लोड फैक्टर लिख के दे देता है। अब आप बताइए, आप तो फंस के रह गए कि मैं तो भार गुणांक ही समझूंगा, मैं तो लोड फैक्टर समझूंगा ही नहीं, याद ही नहीं रखूंगा। ये गलत बात है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर देखो, पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो ना आप, या अपने बस आंतरिक मन के लिए तैयारी कर रहे हो कि नहीं भाई मेरे को बस इसकी इंग्लिश जाननी है और हिंदी जाननी है और मैं खुश हो गया, नहीं, पेपर क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो पेपर क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इन चक्करों में बिल्कुल मत फंसिएगा। मैं बता रहा हूं आपको 70 से 80% पेपरों में मैंने इंग्लिश के वर्ड एज इट इज हिंदी में लिखे हुए देखे हैं, और दैट्स इट, वो आपको देगा। आप वहां पर नहीं बोल सकते किसी को कि इसकी हिंदी बता दो, इसकी इंग्लिश बता दो, क्या है। तो इस बात को प्लीज समझिए कि इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में मत फंसिए, आप एज रखिए। इनफैक्ट पेपर में भी ये चीज लिखी रहती है कि भाई इंग्लिश की ही जो स्टेटमेंट है वो मान्य होती है, अदरवाइज अगर कोई गलती पाई गई हिंदी में तो वो स्टूडेंट की गलती मानी जाएगी, उनकी नहीं मानी जाएगी। उन्होंने क्योंकि पहले ही कह रखे रहते हैं कि इंग्लिश की स्टेटमेंट मान्य है। हाँ, कुछ पेपरों में वो लोग इसको मान लेते हैं तो करेक्शन कर देते हैं, नंबर दे देते हैं स्टूडेंटों को, अदरवाइज नहीं मानते, बहुतों में करेक्शन नहीं मानते वो लोग, वो करेक्शन देते ही नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट दे देते। तो फिर आप क्या करोगे, ऑब्जेक्शन वो मानते कहाँ है फिर। DMRC है या और कई पेपर हैं, कहाँ लोग ऑब्जेक्शन मानते हैं, UPPCL कहाँ, मतलब आपका ऑब्जेक्शन, आपने मान लो 10 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डाला तो हो सकता है 5 सही करके दे देते हैं, 5 नहीं देते हैं वो लोग करके सही। आप कुछ कहते हैं, कुछ कर नहीं सकते ना उन चीज़ों में, तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। आप इंग्लिश हिंदी में मत फंसिएगा प्लीज़। डाइवर्सिटी फैक्टर की बात करें, डाइवर्सिटी फैक्टर को अगर आप देखेंगे तो देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर साफ लिखा हुआ है, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, sum of individual demand upon maximum demand, upon maximum demand। देखिए इसमें एक चीज जोड़ लीजिए, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। क्या कहना चाह रहा है ये फॉर्मूला, वो समझते हैं। ऊपर लिखा हुआ है कि प्रत्येक समय की अपनी उच्चतम डिमांड, प्रत्येक टाइम की अपनी मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूँ। मान लीजिए एक लोड कर्व है,
लोड कर्व के लिए मैंने आपको सबसे पहले यही बात बताई थी कि एकदम देखते ही टूट नहीं जाना है, उसमें देखना है कि क्या क्या यूनिट है। यहाँ पर अगर पावर है तो वो मेगावाट में है, और यहाँ पर टाइम है वो आवर्स में है, कहीं ना कहीं AM लिखा हुआ है, तो वो 24 घंटे का ग्राफ बना हुआ है। देखिए 12 AM मॉर्निंग से शुरू हुई है कहानी और 12 AM पे ही ख़त्म हुई। अब आप इस ग्राफ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। 12 से 6 50 मेगावाट का लोड है, 6 से अगर शाम 6 तक 200 मेगावाट का लोड है, सुबह और शाम 6 से सुबह 12 तक 100 मेगावाट का लोड है। अब आप इस चीज़ को समझिए, वैसे तो अमूमन लोड कर्व इस तरीके से नहीं बनता। लोड कर्व अगर बनता है तो बहुत वेरिएशन रहता है। तो लोड कर्व एक्चुअलिटी में तो ऐसे ही बनता है। देखो स्टूडेंट्स, लोड कर्व एक्चुअलिटी में तो ऐसे ही बनता है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया भी हुआ है कि किस तरीके से सबस्टेशन से, प्रत्येक सबस्टेशन से डेटा आता है और किस तरीके से लोड कर्व बनता है। मैंने पूरे डिटेल में बताया अपने पिछले लेक्चर में, जो भी 16-15 लेक्चर थे उनमें बताया हुआ है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, जब इस तरीके से लोड कर्व बनता है तो ये जो लोड कर्व है और इस लोड कर्व में अंतर क्या है, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। समझिए इस बात को कि ये जो लोड कर्व है ये हर एक टाइम का लिया हुआ है, इसीलिए ये ज़्यादा एक्यूरेटेड होता है। ये एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें हर एक टाइम पर हमने इसको प्लॉट किया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो इस तरीके से, अब आप समझना, ये किसी लोड कर्व का अपना मैक्सिमम है और ये उसका एवरेज है, ये उस लोड कर्व का एवरेज है। अब ये लोड कर्व का एवरेज है, ये उस लोड कर्व का मैक्सिमम लोड है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं अगर किसी जिले का या किसी शहर का या किसी स्टेट का मैंने लोड कर्व बनाया, मान लीजिए मैंने किसी स्टेट का लोड कर्व बनाया, मान लीजिए आगरा, मतलब ये यूपी का बनाया, या मान लीजिए राजस्थान का बनाया, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें मेरा क्या है कि कुछ हर रोज, मान लीजिए मैं अगर प्रत्येक घंटे का बना रहा हूँ, वो मतलब एक 24 घंटे का एक स्टेट का लोड कर्व बना रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि कुछ घंटों में तो इस मतलब उस स्टेट के अंदर डिमांड जो है मैक्सिमम पहुंच जाती है। ये समझ में आ रहा है हमें। और उसके उन कुछ घंटों के बाद वो डिमांड अपने नेचुरल जो रहती है वो एवरेज से भी कम हो जाती है। मतलब आप खुद एक चीज समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे आप इस तरीके से समझिए कि अगर आप एकदम ज़्यादा खाना या एकदम कब खाते हैं, जब आपको बिल्कुल तेज़ भूख लगती है, और वो कब लगती है आपको, लंच के टाइम पे, है ना। तो कहने का मेरा मतलब, अदरवाइज आप नाइट में हल्का खाते हैं, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हल्का करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम बात करें सेम ऐसे, तो यहाँ कुछ घंटों के लिए ही पावर मैक्सिमम वो चाहिए होती है, जब सारे ऑफिसेज, सारे इंडस्ट्री, सब हॉस्पिटल सब एक साथ खुल रहे होते हैं। जैसे सुबह 10 से कहीं ना कहीं 5 बजे तक का टाइम ऐसा टाइम होता है जब सब कुछ खुला हुआ होता है, मार्केट में पूरी मार्केट्स खुली होती है, मॉल वॉल सब खुले होते हैं। तो उस समय पावर सबसे ज़्यादा मतलब मांगी गई होती है। तो कुछ घंटों में, तो ऐसे ही अब आप इधर आ जाइए, मैंने इसका डेटा यहाँ पे लिख रखा है। देखिए 12 से सुबह 6 बजे तक 50 मेगावाट का लोड है, बता देता हूँ, ये कुछ और लिखा है। 12 से 6 बजे तक कितना, 50 मेगावाट का लोड है। अच्छा, ये ग्राफ और इस ग्राफ में क्या अंतर है, ये ग्राफ हमने हर समय पे ना लेते हुए एक अज्यूम करके ले लिया कि 12 से 6 पूरे पे ही 50 मेगावाट का हाँ। तो ये क्या था, कुल मिला के इस ग्राफ से हमें क्या पता चल, ये ग्राफ कैसे बनाया हुआ है कि 12 से 6 केवल और केवल हर समय 50 मेगावाट ही लोड रहा है। नो डाउट हम लोगों ने यहाँ पर इसे आइडियल ग्राफ बनाया है, मतलब कि 12 से 6 पूरे टाइम 50 रहा, फिर सुबह 6 से शाम 6 तक पूरे टाइम 200 रहा है। ये एक्चुअल है बिल्कुल, और ये एक हम लोगों ने आइडियली बना दिया है ग्राफ। क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 12 से 6 कितना है, 50 मेगावाट। शाम 6 से सुबह शाम 6 से शाम 6 कितना है, 200 मेगावाट। और शाम 6 से सुबह 12 बजे तक कितना है, 100 मेगावाट। अब देखिए ये फैक्टर्स के अपने क्या मायने हैं, इस बात को समझ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोड फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो लोड फैक्टर की जो वैल्यू होती है, देखिए प्रैक्टिकली आप खुद सोचिए
किसी भी लोड कर्व की मैक्सिमम जो डिमांड होगी वो हमेशा मैक्सिमम, नाम से ही पता चल रहा है मैक्सिमम होने वाली है। और ये है एवरेज पावर, एवरेज हमेशा कम ही होगा मैक्सिमम से, जाहिर सी बात है। तो जब एवरेज कम होगा और मैक्सिमम ज़्यादा होगा तो लोड फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, प्रैक्टिकल वैल्यू क्या रहेगी, 1 से कम रहेगी। ठीक है साहब। डाइवर्सिटी फैक्टर, एक बात दिमाग में घड़वा लेना, डाइवर्सिटी फैक्टर एकमात्र ऐसा फैक्टर है, एकमात्र ऐसा अनुपात है जो 1 से बड़ा होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर के अलावा आज हम जितने भी रेशियोज पढ़ने वाले हैं वो 1 से छोटे ही होते हैं। तो इस बात पर कभी कंफ्यूज मत होना, पेपर में वो सवाल पूछता है विच फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, डाइवर्सिटी फैक्टर, केवल डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता ग्रेटर देन। तो ये चीज जानिए कि डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। खैर कैसे होता है वो हम लोग अभी देखने ही वाले हैं। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, ये डाइवर्सिटी फैक्टर है, मैं इस ग्राफ से डाइवर्सिटी फैक्टर निकालता हूं। डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, प्रत्येक समय की मैक्सिमम डिमांड का सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। तो वो सम क्या होगा, 50 + 200 + 100 अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड क्या थी, 200 मेगावाट। इन सब में से मैक्सिमम डिमांड 200 मेगावाट है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 350 / 200 ये आएगा। अच्छा देखिए, जाहिर सी बात है दोनों मेगावाट में है तो ये कटने वाला है और ये आ जाएगा 1.73। तो ये लगभग आपका आ जाएगा 1.775 लगभग आ रहा है, कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, ये आपका डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो अभी क्या समझ में आ रहा है कि डाइवर्सिटी फैक्टर ही एकमात्र ऐसा फैक्टर है जो ग्रेटर देन 1 होगा, अदरवाइज बाकी सारे फैक्टर लेस देन 1 होने वाले हैं। इस बात को आप भली भांति ही समझ लीजिए, सारे फैक्टर लेस देन 1 हो रहे हैं, क्योंकि देखिए लोड फैक्टर में देखिए मैक्स हमेशा ज़्यादा होगा, एवरेज हमेशा कम होगा, तो लेस देन 1 है। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इकोनॉमिक जनरेशन के लिए, किफ़ायती जनरेशन के लिए क्या होना चाहिए लोड फैक्टर की वैल्यू और क्या होनी चाहिए डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू, जिससे जनरेशन किफ़ायती हो हमारी। उससे पहले, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूं। अब देखो, उसका जवाब तो देने से पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। हमारे लिए ये हमेशा एक प्रॉब्लम की बात रहेगी कि हमारा जो जनरेशन का प्लांट है ये हमारे लिए हमेशा एक प्रॉब्लम की बात इसलिए रहती है क्योंकि जो हमारा जनरेशन का प्लांट है, हम नहीं चाहते कि उसकी रेटिंग बढ़ के आए या उसकी रेटिंग बढ़ी हुई होनी चाहिए। समझना क्या समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए आप एक बाइक खरीदने गए हैं और उस बाइक पर आप कह रहे हैं बाइक वाले से कि मुझे जो बाइक चाहिए वो ऐसी दो कि जो 500 से ऊपर स्पीड पर चलती हो, उसकी मैक्सिमम स्पीड 500 हो। और यहीं कोई दूसरा बंदा गया है, वो कह रहा है कि मुझे ऐसी बाइक चाहिए जिसकी मैक्सिमम स्पीड 100 हो। तो आप मुझे खुद बताइए कि कौन सी बाइक महंगी पड़ने वाली है। ऑब्वियसली 500 की स्पीड वाली बाइक महंगी पड़ने वाली। तो सेम ऐसे ही आप खुद सोचो, अगर किसी शहर का या किसी स्टेट का आपके पास ये लोड कर्व, अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि 6-7 घंटे जो भी है, मतलब यहाँ पर तो आप देखें सुबह 6 से शाम 6 तक है तो 12 घंटे हो गए। अदरवाइज 12 घंटे के लिए ये शहर 200 मेगावाट या ये स्टेट 200 मेगावाट लेती है, अदरवाइज तो 100 से कम लेती है, अदरवाइज बाकी 12 घंटे में तो 100 से कम लेती है। तो अब हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, हम क्या कर सकते हैं अब आप खुद सोचो। या तो हम लोगों के पास एक ही इलाज रह गया
कि यार एक काम करो कि इस स्टेट के को 200 मेगावाट चाहिए होती है 12 घंटे के लिए, उसके लिए पूरा एक थर्मल पावर प्लांट या मान लो कोई भी पावर प्लांट 200 मेगावाट का लगा दो। पर आप खुद एक चीज़ सोचो, क्या वो 200 मेगावाट लगाने से सोल्यूशन निकल आएगा? क्या होगा लगाने से? केवल 12 घंटे वो 200 मेगावाट देगा, बाकी के 12 घंटे कम रेटिंग पर चलेगा। आपने उस चक्कर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्या आप केवल 10-12 घंटे चलाने के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देंगे? वो भी संडेज को ऑफिस वगैरह बंद होंगे, तो क्या होगा कि ये 200 मेगावाट भी हो सकता है गिर जाए थोड़ा सा। ये सोल्यूशन नहीं है। आप खुद सोचिए कि आप ऐसे समझिएगा कि आपको मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद आई, मान लीजिए आपको मान लीजिए एक दिन कार में जाना था, तो क्या आप उसके लिए आप मान लीजिए साल में एक दिन कार में जा रहे हैं या 10 दिन आपको मालूम है साल में कार में जाना होता है, फिर तो कार हमारी रखी रहती है, तो आप क्या उसके लिए पूरी कार खरीद लेंगे? नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं। मतलब समझदारी नहीं है कुल मिला के। अगर आपके पास ये डेटा है कि आप मान लो 2 दिन या 5 दिन कार इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए पूरी साल मतलब आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो, तो कोई समझदारी वाली बात तो है ही नहीं, है ना। या आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप घर में 2 लोग हैं, अब आप उसके लिए आप बड़ी सी कार खरीद लें 7 लोगों की, ये सोच के कि आगे भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी 10 साल बाद, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। आप खुद सोचिए कि उसका इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। सेम ऐसे ही जब हमारे पास ये केवल 12 घंटे के लिए 200 मेगावाट लेता है, तो हम क्या केवल मात्र 12 घंटे के लिए 200 मेगावाट का पूरा थर्मल पावर प्लांट है या न्यूक्लियर है या कोई भी प्लांट है बना देंगे? नहीं, समझदारी नहीं है। समझना अब यहाँ पर सोल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सोल्यूशन हम लोगों को करना होता है कि एक काम करेंगे। वो लोग गवर्नमेंट ये सोचती है कि यार हमें जो पावर प्लांट बनाने हैं वो कुछ इस तरीके से बनाने चाहिए कि उनका मैक्सिमम रेटिंग कम से कम होना चाहिए, क्योंकि देखो तभी वो सस्ते पड़ेंगे भी, अदरवाइज नहीं तो बहुत लार्ज हो जाएंगे पावर प्लांट और कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। देखिए खुद सोचिए, जितना ज़्यादा आप जनरेशन की रेटिंग करेंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। और यहीं से तो हमारा फिर कहाँ किफ़ायती होना शुरू हुआ, यहाँ से तो उल्टा महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, समझिएगा। गवर्नमेंट एक काम करती है, गवर्नमेंट जैसे कुछ लोगों को सब्सिडी देना शुरू कर देती है। तो मैं अभी यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग पीमैक्स। अभी आपको मैं खुद बताऊंगा कि पीमैक्स को हम लोग कम भी क्यों करना चाहते हैं। पीमैक्स को हम कम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो हमारा खर्चा जो करने वाला है वो यही तो करने वाला है। अगर पीमैक्स हमारी उच्चतम जो मांग है, जो उच्चतम मांग है, मतलब लोड जो मैक्सिमम मांग रहा है हमसे, अगर हम उसको कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना बचा ले जाएंगे, हम अपना पैसा बचा ले जाएंगे कि नहीं। अब आप एक चीज़ समझिए कि 12 से 6, सुबह 12 से सुबह 6 तक 50 मेगावाट यूज़ हो रहा है। अब मान लीजिए सुबह 6 से शाम 6 तक क्या है, मान लीजिए यहाँ पर हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं, ठीक है। देखो हॉस्पिटल तो 24 घंटे खुले रहते हैं, तो हॉस्पिटल से तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक काम कर लो तुम रात में ऑपरेशन कर लेना, अभी दिन में मत करो। वो हॉस्पिटल इमरजेंसी सर्विसेज है, ठीक है। हॉस्पिटल हो गए, मॉल्स हो गए, ठीक है, ऑफिसेज हो गए। आप इन लोगों से नहीं कह सकते कि आप रात में खोल लीजिएगा, पर किनसे कह सकते हो, समझना। गवर्नमेंट क्या करती है, इंडस्ट्री वालों को, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, गवर्नमेंट कहती है इंडस्ट्री को, फार्मर्स को कहती है, किसानों को कहती है कि आप एक काम करिए, आप रात में, आप जो सुबह 6 बजे उठ के पानी लगा रहे हैं अपने खेतों में, आप एक काम करिए, हम आपको जो 10 रुपये यूनिट दे रहे हैं बिजली के, मान लेते हैं 10 रुपये यूनिट चल रही है, वो हम 5 रुपये लिया करेंगे अगर आप अपनी खेतों में पानी सुबह 6 से पहले लगा लें। तो अब क्या होगा, इसमें किसान का भी फायदा है, तो वो क्या करेगा, फार्मर यहाँ पर स्विच ऑन हो जाएगा कि वो सोचेगा यार
मेरे कुछ पैसे बचेंगे तो अब मैं क्या करूँगा, 6 बजे पानी न लगा के सुबह ही लगा लिया करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी दे दी है, कह रही है कि 5 रुपये यूनिट देंगे। सेम इंडस्ट्री को बोला जा सकता है, इंडस्ट्री को भी बोला जा सकता है कि यार अगर तुम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रात में चला लो तो हम जो 10 रुपये यूनिट आपसे ले रहे हैं वो 5 रुपये लेंगे, तो इसमें तो इंडस्ट्री वाले का फ़ायदा हो गया। वो तो सोचेगा कि यार बहुत बढ़िया बात हो गई, ये तो मतलब गवर्नमेंट 10 रुपये यूनिट की जगह 5 ले रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि 10 रुपये यूनिट की जगह वो 5 रुपये यूनिट ले रही है, तो उसमें क्या हुआ कि भाई इंडस्ट्री वाले ने अपने एम्प्लॉयज़ को कह दिया कि एक काम करिए आप लोग क्या कहते हैं रात में आ जाइए, हम आपको बोनस देंगे। क्योंकि देखो अगर इंडस्ट्री वाले का इलेक्ट्रिसिटी बिल बचेगा तो जाहिर सी बात है किसका भी बचेगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर इंडस्ट्री वाले का इलेक्ट्रिसिटी बिल बचेगा तो वो बोनस भी दे पाएगा अपने कर्मचारियों को। तो फिर कहाँ पे, तो फिर देखा जाए कहाँ फिर फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को कहाँ फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को देखिए कहाँ फ़ायदा हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर फार्मर भी स्विच ऑन हो गए और यहाँ पर इंडस्ट्री वालों को भी बोल दिया कि आप इधर आ जाइए, तो अब ये क्या होगा, कहीं ना कहीं ये कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप लोग सारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, तो मैंने आपसे क्या बताया था कि जो आपने मान लीजिए 100 मेगावाट का प्लांट बनाया, अब आपका केवल ये 50 रह गया, 50 मेगावाट ऊपर रह गया मान लीजिए। मतलब अब आपने क्या किया, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बता रहा हूँ, 12 से 6 जो 50 मेगावाट था आपने इंडस्ट्रीज को बोल दिया, जितनी भी शहर में स्टेट में इंडस्ट्रीज थी उनको बोल दिया और फार्मर को बोल दिया, तो कहीं ना कहीं ये 50 मेगावाट का लोड अब 100 हो जाएगा सुबह 12 से 6 तक, और ये जो 200 का था वो अब 150 का ही रह जाएगा, और ये 100 का तो खैर उस पर कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, ठीक है, उसमें तो हमने किसी को स्विच किया ही नहीं, मतलब है ना, हमने ये थोड़ी कहा किसी को भी रूम रात में करना शुरू कर दो, तो इस पर कर दिया। अब क्या हुआ हमारा कि ये 100 हो गया। अच्छा, हमारी पूरी पावर जनरेशन की जो रेटिंग थी वो कहीं ना कहीं क्या थी, 100 मेगावाट थी, तो उसने क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, वो 100 पे चल लिया। यहाँ पर भी जनरेशन स्टेशन 100 पे चलेगा, और ये 50 जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं 150 के लिए, ये जो 50 एक्स्ट्रा यहाँ पे 150 के लिए आ रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था डीजल पावर प्लांट चला देती हैं स्टेट्स, है ना, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट चला दिए जो जो टेम्परेरी के लिए होते थे, पीक लोड पावर प्लांट मैंने आपको बताए थे ना पिछले लेक्चर्स में, वो चला देते हैं। तो 12 घंटे के लिए पीक लोड पावर प्लांट चला दिए, सोल्यूशन निकल आया, और 100 मेगावाट तो फिर है ही अपना पावर प्लांट। अब देखिए इससे फर्क कहाँ है, कहीं ना कहीं हमारा अब गवर्नमेंट का फायदा क्या हुआ, गवर्नमेंट को यहाँ पर जो वो 200 मेगावाट गवर्नमेंट को ने जो यहाँ 100 मतलब यहाँ पर इतने बचे हुए 100 मेगावाट के लिए अलग से इंतजाम करना होता था, अब वो ना करके गवर्नमेंट खाली 50 मेगावाट का एडिशनल इंतजाम करेगी। 100 का तो जनरेशन स्टेशन से हो जाएगा और 50 का पम्प्ड स्टोरेज और पीक पावर प्लांटों से हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज, तो इस तरीके से गवर्नमेंट को भी फायदा हो जाएगा कहीं ना कहीं। अब इससे क्या हुआ, तो कुल मिला के मेथड ऑफ रिड्यूसिंग पीमैक्स क्या हो गया, सब्सिडीज देके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं पीमैक्स को। अब ये पीमैक्स को रिड्यूस करा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जनरेशन हो गई कि नहीं हो गई, फॉर इकोनॉमिक जनरेशन। तो अभी आप इस बात को समझिए कि इकोनॉमिक जनरेशन के लिए, किफायती जनरेशन के लिए हमने क्या किया, पीमैक्स को रिड्यूस किया। अब आप समझिए यहाँ पे अगर आपका पीमैक्स कम हो रहा है तो लोड फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। देखिएगा यहाँ पीमैक्स अगर कम हो रहा है तो लोड फैक्टर बढ़ने वाला है। सवाल पेपर में मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी पूछा था और इस वक्त भी मैं बोल रहा हूँ कि फॉर इकोनॉमिक जनरेशन लोड फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन 1। लोड फैक्टर के लिए, वो लोड फैक्टर इकोनॉमिक जनरेशन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। जितना ज्यादा ग्रेटर देन 1 होता जाएगा लोड फैक्टर, जबकि प्रैक्टिकली होता कैसे है, लेस देन 1 होता है। पर ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब नीचे डिनोमिनेटर कम होता चला जाएगा और लोड फैक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो फॉर इकोनॉमिक जनरेशन हमारा लोड फैक्टर कैसा होना चाहिए, 1 से कहीं अधिक होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए, तब जाके इकोनॉमिक जनरेशन मान्य होगी। बात करते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, क्योंकि सवाल पेपर में ये भी पूछा जाता है। तो देखिए
जब जनरेशन किफ़ायती होने लगेगा तो डाइवर्सिटी फैक्टर भी आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो डाइवर्सिटी फैक्टर उसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मतलब अभी आपको इस चीज़ को खींच के मैंने बोला था ना कि कुछ निकालना है, तो लोड फैक्टर से आपको तुरंत पता लग जाएगा कि लोड फैक्टर जितना 1 से कम जाएगा, इसका मतलब क्या है, लोड फैक्टर जितना कम जा रहा है इसका मतलब पी मैक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब पी मैक्स बढ़ रहा है तो किफ़ायती जनरेशन नहीं हो रही, किफ़ायती जनरेशन नहीं हो रही। और जितना लोड फैक्टर 1 से ज़्यादा हो रहा है या 1 के बराबर तक आ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है कि किफ़ायती जनरेशन हो रही है। और डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता चला जा रहा है, जितना ज़्यादा 1 से बड़ा हो रहा है उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक जनरेशन हो रही है, किफ़ायती जनरेशन हो रही है, क्योंकि पी मैक्स जिसको पावर प्लांट को पैदा करना है वो क्या होने वाला है, वो कम हो जाएगा, पी मैक्स हमारा कम हो जाएगा। तो आप देखिए ये किफ़ायती होने के बाद अगर मैं डाइवर्सिटी फैक्टर निकालूंगा तो वो क्या आएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल, सबका इंडिविजुअल जोड़ दो, 100 प्लस 150 प्लस 100 और अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ अब इस समय मैक्सिमम डिमांड क्या लेंगे, 150, तो ये आएगा 350 बाई 150, समवॉट आएगा 2.33, है कि नहीं, ग्रेटर देन 1। देख लीजिए ऊपर जब हमने किफ़ायती वाला सिस्टम लगाया और अब डाइवर्सिटी फैक्टर कैलकुलेट किया तो आ रहा है ना ग्रेटर देन 1। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लास्ट फाइनल कंक्लूजन इन सब चीज़ों का बोल देता हूँ। फाइनल जो कंक्लूजन निकाला कि लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर से हमको ये पता चल जाता है कि जनरेशन कितना किफ़ायती हो रहा है और कितना नहीं, एक बात। दूसरी बात, हमें लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यूज़ से ये पता चल जाने लगता है कि किस तरीके से जनरेशन हमारा किफ़ायती की तरफ जा रहा है या किस तरीके से महंगाई की तरफ जा रहा है। ये बात मैंने आपको बताया, अगर 1 से कम रह रही, देखो प्रैक्टिकली रहती तो 1 से कम ही है, तो हमारा जनरेशन, ये हमारे लोड फैक्टर की वैल्यू है। बट अगर हमें किफ़ायती जनरेशन करना है तो लोड फैक्टर हमारा 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर होना चाहिए और डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से कहीं ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सवाल पेपर में वो इस तरीके से पूछता है। आमूमन डिमांड फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है आमूमन। तो ये था मेरा लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर को लेकर चीज़ों का आकलन, क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन। ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर पे। चलिए अब देखिए हम लोग किस तरीके से लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर कंप्लीट कर लिए। मैं आपको बता भी दिया कि किस तरीके से इनकी वैल्यू लोड फैक्टर की 1 से कम होती है, अमूमन कंफ्यूज नहीं होना। डाइवर्सिटी फैक्टर एकमात्र फैक्टर है जिसकी हमेशा 1 से ज़्यादा होगी और जितनी ज़्यादा 1 से ज़्यादा होने लगेगी उतना ही किफ़ायती जनरेशन होने लगेगा। और लोड फैक्टर जितना ज़्यादा बढ़ने लगेगा, पेपर में सवाल आता है कि इफ़ लोड फैक्टर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब लोड फैक्टर बढ़ने लग जाए, तो आपका किफ़ायती जनरेशन होने लग जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है। अब अपने नेक्स्ट रेशियो पे चलते हैं, डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर अभी आप लोग समझ पा रहे होंगे ये किस तरीके से डिमांड फैक्टर लिखा है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, जितने भी लोड कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया था कनेक्टेड, आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से कनेक्टेड लोड कौन से लोड होते हैं, चाहे ऑन हो चाहे ऑफ, जितने कनेक्टेड है सबकी रेटिंग ले लो। मतलब एक घर के अंदर 1 मेगावाट 1 किलोवाट का लोड है तो वो पूरा 1 किलोवाट काउंट किया जाएगा। अब चाहे उसमें से भले एक बल्ब जल रहा हो, तो जाहिर सी बात है कनेक्टेड की रेटिंग ज़्यादा हो जाएगी और पी मैक्स तो कम ही होगा। अब मेरी बात समझना, आपके घर पे आपने एक बल्ब लगा रखा है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और एक पंखा लगा रखा है, तो एक पंखा और एक बल्ब और ऐसे कई इक्विपमेंट हैं,
1 किलोवाट का कनेक्शन है, तो 1 किलोवाट तो क्या हो गया आपका कनेक्टेड लोड हो गया। 1 किलोवाट को मैं 1000 वाट भी लिख सकता हूँ। और पी मैक्स, मान लीजिए आप किसी समय पे बस केवल बल्ब और पंखा चला रहे हैं, मतलब खाली 500 वाट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब ये हुआ ना 1 से कम, 0.5 आया ना। तो सेम ऐसे ही डिमांड फैक्टर हमेशा क्या होता है, 1 से कम। देखो आपको बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे फैक्टर 1 से कम, केवल डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से ज़्यादा। बार बार इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि पेपर में बहुत पूछता है भाई वो। अगला फैक्टर देखते हैं, अगला फैक्टर है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, PUF भी बोलते हैं, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर को PUF भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर एवरेज डिमांड अपॉन रेटेड कैपेसिटी होता है। मतलब एवरेज डिमांड जो एवरेज पावर हुई और रेटेड कैपेसिटी। रेटेड कैपेसिटी देखो यार ये थोड़ा सा नया है और इसे थोड़ा सा जानने की आपको ज़रूरत भी है। रेटेड कैपेसिटी क्या होती है, पहले इस बात को समझेंगे। देखिए रेटेड कैपेसिटी को हम लोग पीसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, पीसी से भी डिनोट कर सकते हैं कि मतलब कैपेसिटी, मतलब कितनी कैपेसिटी है पावर की। ऐसा कुछ नहीं है कि करते ही करते हैं, बट कर भी सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब आप एक चीज़ समझिए, ये कैपेसिटी क्या होती है। मैं बाइक का एग्जांपल ले लेता हूँ। बाइक के अगर स्पीडोमीटर में 500 की स्पीड मैक्सिमम है या 100 की स्पीड मैक्सिमम मान लीजिए, तो कभी भी याद रखना 100 की स्पीड पे वो बाइक चलेगी नहीं, वो चलेगी हमेशा 90 पे। तो वो जो 90 स्पीड तक जाएगी कभी 100 पहुंचेगी नहीं। 100 पहुंचेगी तो पता नहीं उस बाइक का क्या हाल होगा, वो एक अलग बात होगी, बट वो 100 पे कभी पहुंचेगी नहीं। 100 क्या है उसकी रेटेड कैपेसिटी, मतलब पूरी कैपेसिटी कितनी है, 100 की स्पीड है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर वो चल कितने पर रही है, 90 की स्पीड पर चल रही है, तो वो हो गई उसकी मैक्सिमम स्पीड। और जो इनके बीच की गुंजाइश है इसको बोलते हैं रिजर्व कैपेसिटी, की कितना रिजर्व रखा हुआ है उसने, 10। तो रिजर्व कैपेसिटी ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई आपका पावर प्लांट है, वो 100 मेगावाट का बना हुआ है, पर कभी हम उसे 100 मेगावाट पर चलाएंगे नहीं, क्योंकि उस पर चलाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी गिर जाएगी और बहुत लॉसेस बढ़ जाएंगे। चलाते हैं हम उसे 80 मेगावाट पर मैक्सिमम में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 80 या 90 जो भी इनकी रेटिंग रहती है रहेगी, मतलब जिस डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग बदलती रहेगी वो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्लांट की जो कैपेसिटी है ना भाई, वो हमेशा सबसे ज़्यादा होगी, और जिस पर वो मैक्सिमम चल रहा होगा उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गुंजाइश होगी, उस गुंजाइश को रिजर्व कैपेसिटी बोलते हैं। हम अवॉइड करते हैं किसी भी प्लांट को उसकी बिल्कुल कैपेसिटी पर चलाने के लिए। आप खुद ऐसे सोचिए कि आपको मान लो आपको मान लीजिए छः आपको रोटी की भूख लग रही है मान लीजिए आप, तो क्या आप बिल्कुल 6 ही बिल्कुल आप कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी जगह छोड़ दें ताकि भाई एकदम पेट फटे ना, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो कैपेसिटी तो हर इंसान की बहुत होती है, बट वो कैपेसिटी के से थोड़ा सा कम छोड़ देता है ताकि उसकी अनस्टेबिलिटी ना हो, ताकि चीज़ें सिस्टम खराब ना होने लग जाए। जितनी रेटिंग है उतने पे चलाएंगे तो सिस्टम हमेशा खराब होता है, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है, याद रखना, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो पेट हो, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो या न्यूक्लियर या कोई सारी पावर प्लांट हो। तो PUF भी क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं लेस देन 1 हो जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट। अगला फैक्टर अगर हम लोग बात करें, अगला फैक्टर है आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। देखिए PCF प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को प्लांट यूज फैक्टर भी बोलते हैं। आप देख पा रहे होंगे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को मैंने वहां पे शायद थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, वो प्लांट फैक्टर कहते हैं उसे, है ना। मैंने वहां पे जो देख पा रहा हूँ मैं दोनों जगह पे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर लिखा हुआ है हम लोगों ने, तो वो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ना करके प्लांट फैक्टर कर लीजिए, है ना। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर तो कहते हैं, प्लांट फैक्टर भी कहते हैं। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट फैक्टर अगर आप देख पा रहे होंगे एवरेज डिमांड अपॉन रेटेड कैपेसिटी, एवरेज डिमांड अपॉन रेटेड कैपेसिटी। अब मान लीजिए एवरेज डिमांड तो ये हो गई और रेटेड कैपेसिटी क्या हो गई, रेटेड कैपेसिटी मैंने बताया आपको PC हो गई। तो मैं PCF के लिए, PCF में अगर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को ये लिखूं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को लिखूं P एवरेज अपॉन PC, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब मैं एक फॉर्मूला यहाँ से और बना रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं इसको P max से डिवाइड और P max से इंटू कर लूँ, तो ये P एवरेज अपॉन P max तो क्या हो गया PLF, और P और भाई अभी एक बात बताओ, अभी तो पढ़े हैं हम लोग लोड फैक्टर क्या होता है P एवरेज अपॉन P max,
और पी यूएफ। पी यूएफ क्या था? पी एवरेज अपॉन पी सी। तो पी देखिए पी मैक्स अपॉन पी सी क्या, अच्छा ये यहाँ थोड़ा सा राइट कर लीजिए यार, वो उसमें तो सही लिखा है, मैं बोल गलत गया। पी मैक्स अपॉन पी सी होता है, ठीक है ना। तो प्लांट यूटिलाइजेशन क्या होता है? पी मैक्स अपॉन पी सी। तो जाहिर सी बात है होना तो ये ग्रेड लेस देन 1 ही है, क्योंकि पी मैक्स हमेशा कम होगा, प्लांट कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होगी। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो पी मैक्स अपॉन पी सी क्या हो गया? पी यू एफ, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो पी सी एफ का एक फॉर्मूला और क्या बन जाता है यहाँ से? पी एल एफ इंटू पी यू एफ। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ जिन जिन के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है मैं बता के चल रहा हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं। सब इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़। अब आगे चलते हैं और फैक्टर्स पर, मैं जब तक इससे मिटा देता हूँ। ये फॉर्मूले याद रखिएगा यार कि ये फॉर्मूले ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको याद करने हैं तो करने ही हैं, इसमें कोई वो नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको एक ट्रिक बताने की। चलिए अब बात कर लेते हैं रिजर्व कैपेसिटी की। रिजर्व कैपेसिटी जैसे मैंने अभी आपको बताई कि वो कैपेसिटी कि प्लांट की जो पूरी कैपेसिटी है माइनस पी मैक्स। बड़ा आसान है फॉर्मूला याद रखना। अगर आर सी मैं आपको बता दूं, इस पे इतने न्यूमेरिकल आते हैं, जेई के लिए बता रहा हूँ। रिजर्व कितना हुआ आप खुद सोचो, रिजर्व कितना हुआ। आप ऐसे पेट्रोल की टंकी का एग्जांपल ले लो, बाइक की या किसी की स्कूटी की, कि जितनी कैपेसिटी है उसमें से कितना मैक्सिमम यूज़ कर लिया, तो जो बचा वही तो रिजर्व हुआ। सिंपल, पूरी पूरी कैपेसिटी माइनस जितना मैक्सिमम यूज़ कर लिया, जो बचा हुआ हो गया वो रिजर्व हो गया। बड़ा आसान है याद रखना। अब इससे वो तो आप देख ही पा रहे हैं, इससे जुड़े कुछ और फॉर्मूले भी बन जाते हैं। मान लीजिए पीसी को आपने अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पीसीएफ क्या होता है? चलिए मैं वहाँ लिख देता हूँ। पीसीएफ क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है पी एवरेज अपॉन पी प्लांट कैपेसिटी। तो यहाँ से पीसी क्या हो गया? पी एवरेज अपॉन पीसीएफ। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता था? पी एवरेज अपॉन पीसी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। और अगर हम बात करें लोड फैक्टर, तो लोड फैक्टर क्या होता है? पी एवरेज अपॉन पी मैक्स। तो यहाँ से पी मैक्स के लिए हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा? पी एवरेज अपॉन पी एल एफ। तो अब आप वैल्यू यहाँ रखिए, पी सी की हो गई पी एवरेज अपॉन पी सी एफ माइनस पी एवरेज अपॉन पी एल एफ। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। देखो यहाँ का जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डायरेक्ट बन के आता है, क्योंकि पेपर में टिक करने के लिए आता है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो पी सी एफ पी एल एफ, और ये हो गया पी एवरेज, कॉमन ले लीजिए आप। क्या हो गया? पी सी पी एल एफ माइनस पी सी एफ। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब आप खुद एक चीज़ सोचिए, अगर आप यहाँ पर पी एल एफ को पी एवरेज अपॉन पी मैक्स लिख दें, मतलब इसको आप लिख दें, वही जो ये है पी एल एफ को हम पी एवरेज अपॉन पी मैक्स लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? पी मैक्स अपॉन पी सी एफ पी एल एफ माइनस पी सी एफ। ये एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैंने क्या किया? पी एल एफ की वैल्यू रख दी है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया हमारा रिजर्व कैपेसिटी का? एक और हमारा फॉर्मूला बन गया पी मैक्स अपॉन पी सी एफ, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट लोड फैक्टर माइनस प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ये हमारा रिजर्व कैपेसिटी का नया फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला डायरेक्ट न्यूमेरिकल में कई बार पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए।
चलते हैं अपने अगले फैक्टर पे। अब देखिए अगला जो फैक्टर है वो इतना खास, अगले जो जितने भी फैक्टर हैं, एक दो फैक्टर तो उतने इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा उनसे ज़्यादा मतलब केवल फॉर्मूला हटा दें तो कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सर्विस फैक्टर ऑपरेटिंग आवर्स अपॉन टोटल आवर्स, कितने आवर्स ऑपरेट कर रहा है पावर प्लांट, और टोटल नंबर ऑफ आवर्स, मतलब जाहिर सी बात है 24 घंटे की अगर हम बात करें तो। यूज़ फैक्टर की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यूज़ फैक्टर क्या रहता है। अच्छा देखो, ये यूज़ फैक्टर एक वो फैक्टर होता है जो ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि प्लांट कितना यूज़ किया जा रहा है। तो यूज़ फैक्टर क्या हुआ, एनर्जी जनरेटेड, आप देख पा रहे होंगे, एनर्जी जनरेटेड अपॉन कैपेसिटी इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स, मतलब कितनी एनर्जी जनरेट हुई है न्यूमरेटर में, कैपेसिटी जितनी है प्लांट की, और इनटू नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स। कोई बहुत उसमें ये कोई खास ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं है, बस केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। लॉस फैक्टर एवरेज लॉस अपॉन लॉस एट पीक लोड। लास्ट जो फैक्टर है यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूपीपीसीएल शिफ्ट 2 में पूछा गया था 2019 के पेपर में, अभी वाले में शिफ्ट 2 के पेपर में था, सीधा एज इट इज बस फॉर्मूला था, आपने टिक करना था कि यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। तो आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे मैक्सिमम डिमांड ऑन जनरेटिंग स्टेशन, कितनी जनरेटिंग स्टेशन पे मैक्सिमम डिमांड रही अपॉन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ प्लांट, प्लांट की क्या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, उस प्लांट की जो कैपेसिटी थी इंस्टॉल्ड वो क्या थी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए हम लोगों ने जनरेशन का अपना पार्ट यहाँ ख़त्म कर लिया आज। अगले लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल और आपको थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक टाइप बता दूंगा, कुछ 2-4 न्यूमेरिकल हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, और इस तरीके से फिर हम लोग अपना जनरेशन ख़त्म कर दिए हैं। अब उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसमिशन लाइन टॉपिक। जब ट्रांसमिशन लाइन हम लोग शुरू करेंगे उससे पहले मैं लाइव क्लास आप लोगों की ले लूँगा, या उसके दौरान मैं आपको लाइव क्लास ले लूँगा जिससे कि आप डाउट पूछ सकें। क्लियर है इतना पॉइंट? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, इट मोटिवेट्स मी। कैसे लग रहे हैं लेक्चर वो बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।